किसी समय की बात है, एक नगर में एक युवा रहता था जिसका नाम खैरू था। खैरू के पिता का निधन उसके बाल्यकाल में ही हो गया था और उसकी माता ने ही उसे बड़े संघर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था। खैरू बेहद बुद्धिमान और चतुर युवक था। उसे बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। हालांकि खैरू इतना गरीब था कि वह खुद किताबें नहीं खरीद सकता था, परंतु उसके मामा उसकी इस काम में मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें लाकर देते और समय समय पर उसकी सहायता करते रहते थे। खैरू भी एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और हर व्यक्ति से खुशी खुशी मिलता। खैरू की एक अजीब आदत थी कि वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखता था कि वह अपने देश का बादशाह बन गया है। यह वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि बादशाह बनकर वह लोगों की भलाई के लिए वर्तमान बादशाह से भी अधिक काम करे और लोगों के दुख दर्द को दूर करे। एक दिन उसने अपने बादशाह बनने के सपने को अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ हंसते हुए बोली, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बात सुनकर खैरू बोला, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीबों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। परंतु माँ की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी बादशाह बनने के सपने देखता रहा और अपने इस सपने के बारे में हर एक जानने वाले को बताता। लोग उसकी बातें सुनकर उसे नादान समझकर मुस्कुरा देते। कुछ समय बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। जहां भी 4 लोग इकट्ठा होते, वे खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। धीरे धीरे इस बात की खबर देश के बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने तुरंत खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने जल्द ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो निर्धन खैरू को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का स्वप्न देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह स्वप्न क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना अत्यंत कठिन कार्य है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का पुत्र ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राज घराने से कोई संबंध नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। खैरू ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान समान है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि राजगद्दी पिता से पुत्र को ही मिले, बल्कि जो व्यक्ति अधिक योग्य और अधिक समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की यह बातें सुनकर बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ क्षणों के लिए मौन रहा और फिर बोला, खैरू, तुम्हारी यह बात मेरे हृदय में घर कर गई है। यदि तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने स्वप्न को साकार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूं। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुनो खैरू, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से 3 तो प्रश्न है जिनके तुम्हें उत्तर देने होंगे और एक कार्य है जो तुम्हें संपन्न करना होगा। यदि तुम यह चारों शर्तें पूरी कर दो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरू के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसे चाहें वैसे प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझे ज्ञात न हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे कोई इंसान पूरा न कर सके। खैरू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न है। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके भीतर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके भीतर कुछ नहीं निकला। इसका क्या अर्थ है? अब दूसरा प्रश्न सुनाओ।
दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई स्वप्न देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में विष है, तो इसका क्या अर्थ है? और तीसरा प्रश्न यह है कि यदि मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या अर्थ है? इन तीनों प्रश्नों का यदि तुम सही उत्तर दे पाओ तो अंत में तुम्हें जो कार्य करना है वह यह कि अपने नगर में तुम्हें एक विशाल तालाब बनाना है, जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तुम जितना समय चाहो उतना ले सकते हो, चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह कार्य पूरा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात समाप्त की तो खैरू ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं उनका उत्तर देना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी क्षण आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला प्रश्न धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है, जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक अन्य डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इसका तात्पर्य शाही खजाने से है, और वास्तविकता यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा प्रश्न आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिनमें से एक में शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी का प्रतीक है, और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं है, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने और कानून का पालन करवाने की कठोरता से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रश्न में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, इसका अर्थ है कि शहजादी की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। खैरू के उत्तर सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों के चेहरे देखने लायक थे। सब एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हो रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसे कठिन प्रश्नों के उत्तर इतनी आसानी और शीघ्रता से कैसे दे सकता है। सभी लोग, यहाँ तक कि बादशाह भी, खैरू की बुद्धिमानी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरू, तुम्हारे दिए गए उत्तर वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सके। तब खैरू ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ चिंतित स्वर में बोले, हाँ, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। खैरू अपने घर वापस आया और अपनी माँ को दरबार में घटे पूरा वाकया सुनाया। माँ ने पहले तो खैरू को बधाई दी, फिर सावधान करते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सतर्क रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहकर खैरू घर से निकल पड़ा और अपने मामा के पास पहुंचा ताकि वह उनसे सलाह ले सके कि वह कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानने के बाद खैरू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने पूछा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? मामा ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे यह वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उनकी मेहनत का उचित इनाम उन्हें दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए।
सब लोग दिन रात मेहनत करके 3 महीने में तालाब खोद डाले और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को पूरा विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ, उसने कहा, मैंने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। खैरू ने उसी वक्त उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब वास्तव में बहुत विशाल था। इस अद्वितीय तालाब को देखकर बादशाह बोले, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह सलामत, सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है और फिर यह जानना चाहिए कि दूसरों से सहायता कैसे प्राप्त की जाए। जब सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो कार्य सरल हो जाता है। अब बादशाह को यह एहसास हुआ कि खैरू उनकी सोच से भी कहीं अधिक चतुर और समझदार है। उन्होंने खैरू को कम आंका था। अब बादशाह यह सोचने लगे कि किस प्रकार से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। बादशाह द्वारा खैरू के सामने रखी गई सभी शर्तें खैरू ने पूरी कर दी थी। अब बादशाह मन ही मन खैरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे खैरू को इस तरह से मरवा देंगे कि किसी को संदेह न हो। चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बादशाह बोले, खैरू, तुम न केवल अत्यंत चतुर हो बल्कि बहुत साहसी भी हो। मुझे तुम्हें बादशाह बनाने में अत्यधिक खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाए जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें शीघ्र ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का आयोजन कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरू अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और उनके पास ही खैरू भी मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरू को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। दरअसल बादशाह के हुक्म से उस शरबत में विष मिला हुआ था। जब खैरू ने अपना प्याला हाथ में लिया तो सामने बैठे हुए खैरू के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। खैरू को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा, वह जरूर ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरू को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर चालाकी से अपना विष वाला शरबत का प्याला सामने पड़ी मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्यवश बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरू फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें। उसके बाद ही हम सभी लोग अपने अपने शरबत पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन होगा। सभी लोग खैरू की इस बात की तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने का अनुरोध करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि खैरू की चालाकी और बुद्धिमानी से बचना असंभव है। वे अपनी राजगद्दी से खड़े हुए और कहने लगे, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस बुद्धिमान और होशियार नौजवान खैरू से करने का ऐलान करता हूँ और उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। इसके बाद खैरू की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार खैरू अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और दृढ़ संकल्प के बल पर एक देश का राजा बन गया। पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण पत्थरीला मार्ग था, जहां काले बादलों ने दिन को रात की चादर ओढ़ा दी थी। गरजते हुए बादल और दमकती बिजलियां इस परिदृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। 3 व्यक्ति
पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर घाटी की दिशा में जा रहे थे, जो बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट से भयभीत होकर तभी आकाश की ओर देख रहे थे और कभी उन धाराओं की ओर जो पहाड़ों से बहकर उनकी ओर आ रही थी। उन तीनों में से 2 व्यक्ति डूबने के खतरे से बचने के लिए भाग रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम संतोष था, गहरे विचारों में डूबा तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। एक आदमी, जिसका नाम समर था, ने दूसरे से कहा, पुरुषोत्तम, पीछे मुड़कर क्या देखते हो? जल्दी जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है, वह क्या कर रहा है? समर ने कहा, छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई समर, यह ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी संतोष ने आवाज लगाई, अरे समर, जरा रुको तो। समर ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ। संतोष ने तेजी से दौड़ते हुए अपने बाकी दोनों साथियों से मिल गया। समर ने कहा, साथियों, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए और बारिश के थमने का इंतजार करना चाहिए। पुरुषोत्तम ने उत्तर दिया, यह भी तुमने क्या खूब राय दी। ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहाकर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। संतोष ने कहा, भाई, इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सोचना होगा। समर ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? संतोष ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। समर ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है? संतोष ने उत्तर दिया, तो जल्दी चलो, हम इस गुफा में घुस जाते हैं। समर ने कहा, और यह जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा? संतोष ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर यह चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे। समर ने मजाक करते हुए कहा, सदियों से यह चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा? इस बात का भी क्या भरोसा कि आज यह चट्टान ना गिरे? समर ने हंसते हुए कहा, अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? पुरुषोत्तम बोला, यह जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं। बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वे तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह से थोड़ी रोशनी आ रही थी और बाहर पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। समर ने कहा, चलो अच्छा हुआ हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक सैलाब में डूबकर मर जाते। संतोष ने चिंता जताते हुए कहा, अगर यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ी तो क्या होगा? समर ने मजाक करते हुए जवाब दिया, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे भाई, तुम फिर से बहस करने लगे, चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर सुरक्षित रहें। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराहट की आवाज सुनाई दी। संतोष ने भयभीत होकर कहा, हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही भीतर की रोशनी भी चली गई। संतोष एकदम चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये अंधेरा क्यों आ गया? अब वे तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे। संतोष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। समर, ये सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया। अब तुम ही यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बताओ। समर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संतोष, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही यह मनहूस बात की थी कि चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो ऐसा हो भी गया। संतोष ने जवाब दिया, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या, ये क्या मेरे कारण हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, तुम दोनों यह बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी संतोष जाकर उस चट्टान को धक्का देने लगा और अपने दोनों साथियों से भी कहने लगा, तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ, हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सकें। समर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई? हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी भी मिलकर इस चट्टान को धक्का लगाए
तो भी गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। पुरुषोत्तम ने कहा, संतोष, समर, तुम दोनों इधर आओ। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वे तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां बैठे रहे। तभी उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ध्यान से सुनो तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वह मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। समर ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से वही गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूं। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। समर ने फिर पूछा, तो हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बेहद घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वे बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक अनदेखी मुसीबत खड़ी थी। सबसे पहले पुरुषोत्तम बोला, समर भाई, तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई ना कोई भलाई का काम किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। समर ने उत्तर दिया, भाई ये तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है। मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराने जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौटता। घर आकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता और उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब रात को घर लौटा तो मेरी पत्नी को भूख से निढाल पाया। मैं दूध का प्याला हाथ में थामे खड़ा था। मेरी पत्नी पूछने लगी, आज आप कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था। मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, वे तो इंतजार करते करते सो गए। मैंने कहा, बड़े ही दुख की बात है, बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा, लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा, अरे भगवान, माता पिता को दूध पिलाए बिना मैं यह दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो चुके हैं जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। पहले बच्चों को दूध पिला दो, जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और यह दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वे खुद नहीं जागेंगे। जब वे खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा, तुम उनको थोड़ी देर बहलाओ ताकि वे सो जाए। पत्नी ने कहा, तो तुम्हारे माता पिता कब जागे? मैंने कहा, जब सुबह हो गई तब। पत्नी ने पूछा, तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा? मैंने कहा, हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। पत्नी ने कहा, तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। मैंने कहा, जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। पत्नी ने कहा, अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। ये तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी समर ने कहा, देखो पुरुषोत्तम, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने कहा, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम ही कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुरुषोत्तम ने कहा,
तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो। कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है जो नेकी का काम तो नहीं है, लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है, परंतु मुझे वह घटना बताने में शर्म आती है। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे भाई, तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है, फिर इसमें शर्म किस बात की? इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। पुरुषोत्तम ने आगे कहा, भाई, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत गरीब था और इसी कारण उसकी शादी मुझसे नहीं हो सकी। फिर भी मैं उससे बहुत प्रेम करता रहा। उसे पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत शुरू की और काफी धन भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिल में हमेशा उसे पाने की इच्छा बनी रही। एक दिन उसका पति बहुत बीमार पड़ गया और उनका परिवार गरीबी में डूब गया। एक दिन वह लड़की मेरे पास सहायता मांगने आई। मैंने पूछा, कैसे आना हुआ? लगता है मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया। उसने कहा, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? वह बोली, मुझे 50 अशर्फियां चाहिए। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देने को तैयार हूं। ये लो अशर्फियों की थैली। ये कहते हुए मैंने अशर्फियों की थैली उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने थैली ली और बोली, भगवान करें आपका घर खुशियों से भर जाए। ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो। बस तुम इन अशर्फियों के बदले आज रात यहीं रुक जाओ। ये रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर यह धन अपने पति को दे देना। लड़की ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। यह अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे अच्छा तो यह होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी यह बात सुनते ही जैसे मेरे दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, यह निर्धन लड़की मरने को तैयार है, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना क्रूर और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। ये सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर, जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है। अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बहुत ही तंग है। भगवान करें चट्टान थोड़ी सी और सरक जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वह कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वह नेकी का काम नहीं बताया तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे पूर्वजों की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से में डांट दिया और वह बिना मजदूरी ले ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, यह सोचकर कि जब भी वह मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैंने व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को किसी मुसीबत ने आ घेरा और वह खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम रामदीन था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ, क्या आप मुझे जानते हो?
जहां तक मुझे याद है तुम रामदीन हो। उसने कहा, हाँ मैं रामदीन ही हूँ। आपको आज तक मेरा नाम याद है। मैंने कहा, भाई तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। रामदीन ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए। मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और दोबारा आपके पास आया हूँ थोड़ी सी रकम के लिए। इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन हालात ऐसे बन पड़े कि मुझे आना पड़ा। मैंने कहा, रामदीन तुम यह बकरियां और भेड़े देख रहे हो? रामदीन ने कहा, हाँ सेठ जी, आप तो बहुत अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, यह सब आज से तुम्हारा है। मैंने आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम यह सब भेड़ बकरियां और गाय ले जाओ, मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। रामदीन ने कहा, सेठ जी आप मजाक क्यों करते हैं? मैं इस समय मुसीबत में हूं। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह सब कुछ तुम्हारा है रामदीन। रामदीन कहने लगा, क्या सचमुच यह सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ ईश्वर की कसम ये सब कुछ तुम्हारा है। रामदीन ने कहा, सेठ तुम कितने दिलदार आदमी हो, आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख लो। मैंने कहा, रामदीन ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे और मैंने उन्हें व्यापार में लगा दिया, जिससे ये सब भेड़ बकरियां खरीदी है। अब तुम जाओ और इन्हीं अपने साथ ले जाओ। क्या रामदीन सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने रामदीन से आधा माल क्यों नहीं लिया। समर ने कहा, आपका यह नेक काम तो हम दोनों के नेक काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो, गुफा के मुंह पर रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गए और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वह तीनों फैसला कर चुके थे कि वे अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि महज मजाक में कही हुई बात ऐसा मोड़ ले लेगी। मोड़ और इस शब्द पर मुझे खुद हंसी ही आने लगी। मेरी जिंदगी में अब न कोई उतार चढ़ाव आएगा न मोड़, वह ऐसे ही रहेगी, सीधी, सहज और सपाट। हाँ, कभी कभी उस सपाट जिंदगी में एक दरार डालकर उसके पार बसी दुनिया को देखने के लिए ललच उठता है, पर जब जब ऐसा किया मन का बोझ बढ़ा ही है। फिर भी कल जो कुछ हुआ उसमें जीना अच्छा लग रहा है, खासकर इस आश्वासन के साथ। नहीं, आश्वासन नहीं, न जाने क्यों मुझे सही शब्द नहीं सोच रहे हैं और मैं गलत शब्दों का ही प्रयोग करती जा रही हूँ। आमंत्रण या कहूँ कि साग्रह मनोहार के साथ कि मैं आज भी मिलूं। ख्याल आया रमला सुनेगी तो हंसती हुई कहेगी, लगा लिया तुझे भी क्यों में। भाई कमाल है, रात 12 बज गए थे तो रमला ने पूछा नहीं था, एक तरह से आदेश सा देते हुए ही कहा था, नरेन मिताली को छोड़ने का जिम्मा आपका, आप इसे छोड़ते हुए निकल जाइए। उसने कुछ ऐसे सहर्ष भाव से स्वीकृति दी मानो वह इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। टैक्सी स्टैंड पर कई टैक्सियां खड़ी थी, पर वह उधर नहीं बढ़ा। इस आदमी से काफी दूरी रखनी है और इसकी हर बात को केवल ऊपर से निकाल देना है। इस बात के प्रति बेहद चौकस होने के बावजूद आधी रात को उसके साथ पैदल चलने का ख्याल मुझे कहीं अच्छा लगा। चारों ओर निपट सन्नाटा था और सड़क के दोनों ओर दूर तक लैंप पोस्ट बाहें फैला फैला कर रोशनी उड़ेल रहे थे। यहाँ 12 बजे ही कैसा सन्नाटा हो जाता है। विदेशों में तो 12 के बाद से ही असली जिंदगी शुरू होती है और मुझे लगा कि अब यह लगातार विदेश की बातों से बोर करेगा। इस देश की लड़कियों पर रौब डालने के लिए कितना अच्छा हथियार है यह। पर ऐसा हुआ नहीं। वह फिर अपने बारे में बताने लगा, अपने शौक, अपनी महत्वाकांक्षाएं और खासकर अपनी यायावरी वृत्ति। लगता है मेरे भीतर एक जिप्सी बैठा है जो मुझे घुमाता है। पिछले 7 साल से मैं केवल घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ, नए नए स्थान, नए नए लोग। मुझे पता नहीं कहाँ जाकर अंत होगा, कब अंत होगा। वह जैसे बहकने लगा था। मुझे ख्याल आया, इसने बहुत पी रखी है, केवल नीट। बल्कि जब रमला दरवाजे तक छोड़ने आई तो कहा भी था, आज आप बहुत पी गए हैं, ठीक से छोड़ तो देंगी ना मिता को। वह हंसा था
आप तो जानती ही है कि कितना भी पी लो मुझ पर रंग नहीं चढ़ता, काला कंबल रमला ने कहा था और हंस पड़ी थी। बातों ने नीचे छिपे अर्थ में समझ रही थी, फिर भी अनजान बनी खड़ी रही। पर क्षण भर के लिए तीव्र आकांक्षा का एक झोंका ऊपर से नीचे तक जैसे चीरता हुआ निकल आया। एक बार मैं भी रंग चढ़ाने की कोशिश करके देखूं, और कुछ नहीं, केवल चैलेंज की तरह। सचमुच अब बातें या तो चैलेंज के रूप में आती है या बदले लेने की क्रूर भावना के साथ। रमना, डूबना, ये सारे शब्द तो जैसे एक एक करके निरर्थक होते चले गए। जानती है, यूनिवर्सिटी की इन सड़कों पर मैं कितना घुमा हूं, जिंदगी के कितने दिन इन पर गुजारे हैं। तो उसी के स्वर में स्वर मिलाकर बोली, और जाने किन किन के साथ। वह हंस पड़ा। लगता है रमला ने मेरे बारे में बहुत कुछ उलटा सीधा बता रखा है आपको। मैं हल्के से मुस्कुराई। सचमुच रमला ने इतना कुछ बता रखा था उसके बारे में कि बिना किसी विशेष परिचय के भी वह मुझे अपरिचित नहीं लग रहा था। धीरे से बोली, कुछ गलत तो नहीं बताया ना? वह फिर हंस पड़ा। कभी कभी सोचता हूं, आदमी अपने भीतर कितना कुछ समेटे होता है, वह खुद नहीं जानता, और एक बंधी बंधाई लीक पर चलकर मर जाता है, बिना अपने को जाने, बिना अपने को समझे। व्हाट ए पीटी, बिना उसकी ओर देखे ही मैंने जान लिया कि स्वर की तरह उसके चेहरे पर भी एक हिकारत भरी दया फैल गई होगी। पर मैं एकाएक कटु हो आई। मन हुआ कहूं, लीक तोड़ना, संस्कारों से मुक्त होना, इन सारे मुहावरों का चारा डालने के लिए कैसी खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है आजकल। पर कहा, केवल एक निहायत ही पिटा पिटाया वाक्य, लीक तोड़कर ही आदमी क्या बहुत कुछ पा लेता है? मैं जानती थी वह क्या उत्तर देगा, फिर भी उसके मुंह से सुनने का मोह हो आया। अच्छा, आप ऐसा नहीं मानती कि हम जितनी तरह की जिंदगी जीते हैं, जितने संपर्क और संबंध बनाते हैं, उनसे हमारे व्यक्तित्व के उतने ही पहलू उभर कर आते हैं। नई नई जगह देखना, नए नए लोगों से मिलना, उनके निकट होना, उनको अपने निकट लाना, और खुद ब खुद भीतर एक नई दुनिया खुलती चलती है। तब एक मुग्ध विस्मय के हाथ हम देखते हैं, अरे यह सब भी हमारे भीतर था। मैं बड़ी तटस्थ और कुछ ऐसे चौकन्ने भाव से उसकी बात सुनती रही मानो यह सब पहली बार सुन रही हो। हालांकि रमला यह सब मुझे बता चुकी थी, और यदि यह संबंध ऑपोजिट सेक्स के साथ हो तब तो व्यक्तित्व के रगोरेशे तक उभर कर आ जाते हैं। और उसने एक निसंकोच सीधी नजर मेरे चेहरे पर टिका दी, जिस पर अपनी बात का समर्थन करवाने का साग्रह अनुरोध हुआ था। तो ये अब मुझ पर ही चालू हुए। पर लगा, आदमी दिलचस्प भी है और औरों से भिन्न भी। सब लोग ऐसे मौकों पर बात करते हैं तुमसे, जैसे जो हो बस तुम ही हो, बाकी दुनिया बेकार। इसने बात दुनिया से शुरू की है, अब शायद तुम पर आएगा, धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी। नवीनता का भी तो अपना एक आकर्षण होता है। सचमुच आदमी तेज है और किसी को भी फंसाने के सारे हथकंडों से लैस। फिर भी बात करने का नाटकीय अंदाज मन को भाया। रह रहकर कंधों का उचकना, हथेलियों का हवा में फैलना, सुकुरना, और पल पल चेहरे की बदलती मुद्राएं। अमेरिकी लटका एकाएक ही मन में उभरा। ये अदाएं ही तो है संपर्क संबंध बनाने का सबसे सशक्त साधन होती होंगी। भीतर ही भीतर कहीं हंसी उमड़ने लगी। रमला ने इस नाटकीय अंदाज की हूबहू नकल करते हुए ये ही सब बातें बताई थी, और फिर हंसते हुए कहा था, बोलो, मिला दें तुम्हें नरेन से? तुम भी उसके व्यक्तित्व का एक पहलू उजागर कर दो या अपना करवा लो। भीतर ही भीतर मन में कुछ कुलबुलाने लगा। मैंने बड़ी ही तौलती सी नजर से एक बार उसे देखा। सारी बात रमला को सुनाने के लिए एक मजाक बनकर रह जाती, यदि फाटक पर विदा लेते समय वह यह नहीं कहता, कल शाम को आप क्या कर रही हैं? खाली हो तो मिले। एक क्षण को हाना किए बिना मैं असमंजस में खड़ी रही। तभी सुना वह हंसते हुए कह रहा था, आप बहुत गालियां दे रही होंगी मुझे। आज आपको भी थोड़ी सी पिला देने का पाप कहिए या पुण्य मुझसे हो ही गया। हमेशा याद रखिएगा कि आपके कुछ दायरों में से एक दायरा मैंने भी तोड़ा। अंतिम बात ने एकाएक ही जैसे मुझे कहीं बहुत भीतर गहरे में धकेल दिया। मैं सुन्न हो गई। ख्याल ही नहीं रहा कि उसे कुछ जवाब देना है, पर वह खुद ही बोला, कल फोन करके मैं खुद तय कर लूंगा, और हाथ हिलाकर मुड़ गया। मैं जहां की तहां खड़ी रह गई। मन की न जाने कौन सी अदृश्य परतों के नीचे दबा एक वाक्य पूरे दृश्य को साथ उभर आया। अपने शरीर से अलग करते हुए उसने कहा था, आज तुम्हें एक अंधेरे कुएं से निकालकर खुली फैली दुनिया में ले आया हूं।
अब जानोगी कि जीना क्या होता है। तब वह पुलकित होने के साथ साथ भीतर तक कृतज्ञ भी हो आई थी और बहुत दिनों बाद कहा था, खींच कर लाना मेरा काम था। अब इस खुली दुनिया में चलना और अपना रास्ता तलाश करना तुम्हारा काम है। क्योंकि अपने साथ चलने के लिए उसने एक लिपि पुती बड़ी सी बिंदी लगाने वाली गुड़िया जैसी लड़की चुन ली थी। एक बार परिचय भी करवाया था। यह है मिताली ठाकुर, हमारे साथ पढ़ती थी। बहुत ही होशियार और गजब की बोल्ड शब्द कहते समय हल्की सी भर्त्सना का पुट आ मिला था उसके स्वर में। पत्नी के सामने शायद मित्र कहने का तो वह साहस तक न जुटा पाया था। तब एक बार बड़ी जोर से इच्छा हुई थी कि वह मुझे अंधेरे कुएं से खींच कर लाया था, तो मैं भी इसकी शराफत का यह खोल खींच कर उतार दूं, जिसे यह बड़ी मासूमियत के साथ अपनी पत्नी के सामने ओढ़े बैठा है। पर मैं कुछ नहीं कर पाई थी। बस भीतर ही भीतर उफनते जहर को चुपचाप पीती रही थी और आंखों से उमड़ते आंसुओं को जबरन पीछे ठेलती रही थी। तब मुझे मालूम हुआ था कि संस्कार तोड़ने के बहाने कितनी खूबसूरती से वह मुझे ही तोड़ गया है। अब एक ये आए हैं दायरे तोड़ने। ठीक है, कल ये भी आई। अब मैं भी पहले की तरह मूर्ख नहीं रह गई हूँ। और भीतर ही भीतर एक बड़ी ही क्रूर सी इच्छा कुलबुलाने लगी। अब तक की सारी मिठास एक करवाहट में बदल गई। लेटी तो नींद नहीं आ रही थी। व्यक्ति अब अलग अलग याद नहीं रहते। शायद सभी कहते हैं मिता बहुत रिजर्व्ड है, मिता इनिशिएटिव नहीं लेती, मिता अपने को कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं करती। तो भीतर ही भीतर सबको धोखा देने का, छल्ले का एक क्रूर संतोष मन में जगाता है। तुम कभी जान नहीं सकते कि मिता भीतर से क्या है। मिता ने तो सब कुछ किया है, आज भी कर सकती है, पर बर्दाश्त होगा तुमसे? तब तुम ही सबसे पहले थूथी करते हुए हिकारत भरे प्रहार करोगे और अपने अपने दरबों में लौट जाओगे। नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही तय कर लिया था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अपने को वापस दायरे में समेट लूंगी। इस निर्णय के साथ ही मैंने वह शहर ही नहीं छोड़ा था, अपना अतीत भी छोड़ दिया था। एक बार बाहर आकर भीतर की ओर लौटने की यातना, भीतर से बाहर की ओर आने की यातना से कितनी ज्यादा है, यह भी मैंने तभी जाना था। बाहर आने में कितनी उमंग, कितना उत्साह था, और भीतर लौटने में कितनी निराशा, कितनी टूटन। फिर भी एक अदृश्य संकल्प मेरे मन में धीरे धीरे आकर लेने लगा। ठीक समय पर वह आ गया। कमरा वैसा ही पड़ा है। एक बार भी मैंने उसे सजाने संवारने का प्रयत्न नहीं किया। मैं अपनी हर बात उसे दिखा देना चाहती हूँ कि मैं उसे जरा भी महत्व नहीं दे रही हो, न उसके इस प्रकार चले आने को कुछ विशेष समझ रही हो। मैंने मन हकी मन तय कर लिया है कि मैं निहायत ही देशी ढंग से व्यवहार करूंगी और अंग्रेजी का एक शब्द लौटते हुए उसे कैसी तिलमिलाहट होगी। यही तो इनकी सबसे बड़ी त्रुटि होती है। उस काल्पनिक तिलमिलाहट से मुझे भीतर ही भीतर एक संतोष मिलने लगा, और जब सारी स्थिति बर्दाश्त के बाहर हो गई तो हम लोगों ने उस संबंध को नकार कर नए सिरे से अपने अपने व्यक्तित्व को स्वीकार किया। बताइए जरा, आदमी सिवाय एक औरत के पति के और कुछ रह ही नहीं जाए, यह भी कोई जिंदगी हुई भला? वह अपनी अमेरिकी पत्नी से अलग होने की बात बता रहा था, पर किसी बहुत ही आत्मीय या नाजुक के टूटने की हल्की से हल्की व्यथा भी उसके चेहरे पर नहीं थी। तोड़ना क्या इतना आसान भी हो सकता है? अतीत के संबंध से क्या सचमुच आदमी इस तरह मुक्त हो सकता है? पर जो जुड़ता ही नहीं, उसके लिए टूटने की अहमियत ही क्या होती होगी भला? फिर भी अतीत की किसी भी छाया या व्यथा से इसका यूं मुक्त होना मुझे अच्छा लग रहा है। खाली स्लेट पर ही तो रंग अच्छा चढ़ता है। एकाएक मन में उभरा, और जैसे मैं भीतर ही भीतर अपने एक एक कदम के लिए सतर्क और चौकन्नी हो गई। वह लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा था और मैं विस्मित सी यह सोच रही थी, आदमी इस तरह उड़ेल पाए तो मन का कितना बोझ छूट जाए, कितना हल्का हो जाए। इसका मुझसे परिचय ही कितना है भला? फिर भी कैसे विश्वास में लेकर सब कुछ बताया जा रहा है, मानो मैं कोई बहुत ही घनिष्ठ हूं। इसकी अंतरंग अनायास इस शब्द का यो मन में आ जाना मुझे अच्छा लगा। क्या इसके मन में भी इस समय मुझे लेकर कोई ऐसा ही भाव नहीं होगा? बस यही अनुकूल अवसर है, मुझे चूकना नहीं चाहिए। स्वर को बहुत ही मुलायम बनाकर मैंने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, लगातार यूं घूम घूम कर, भटक भटक कर आप थक नहीं जाते? उसने एक भेदती सी नजर से मुझे देखा, जैसे इस प्रश्न के पीछे का मकसद जानना चाहता हो। मैं भीतर तक सिहर उठी, मानो चोरी करती हुई पकड़ी गई हो। पर नहीं, उसका ध्यान शायद उधर था ही नहीं। वह बड़े ही सहज स्वर में बोला, सचमुच कभी कभी थक जाता हूं। लगता है
जैसे अपने से ही हार रहा हूं। यहां से वहां, वहां से कहीं और, निरुद्देश्य और निरर्थक। और तब मन करता है कि इस भटकन को समाप्त कर दो। किसी एक के साथ एक जगह बैठकर जिंदगी जियो, सुरक्षित और बंधी हुई। और उसने बड़े हारे थके भाव से सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया, मानो सचमुच वह घूम घूम कर, भटक भटक कर एकदम निढाल हो गया हो। छत की ओर एकटक देखते हुए होठों को गोल बनाकर वह धीरे धीरे धुएं के छल्ले उड़ाने लगा। रेशमी धुएं के वृत्त बड़े हो होकर उसके ही चारों ओर फैलते लिपटते चले गए। धुएं के उस जीने से आवरण के पीछे उसका चेहरा मुझे बड़ा कातर और दयनीय सा लगने लगा। कुछ इतना ज्यादा कि मुझे तरस सा आने लगा। कहीं ये अनेक अनेक संबंध बनने बिगड़ने के किस्से मनगढ़ंत तो नहीं है? आजकल इन सब का बखान करना भी तो आधुनिक फैशन में से एक है। किसी भी लड़की के लिए अनेक प्रेम प्रसंगों में लिप्त आदमी आजकल ज्यादा आकर्षण का कारण होता है। एक जीता जागता और ललकारता हुआ चैलेंज। पर 6 महीने भी एक जगह बैठ लूं तो दम घुटने लगता है। भीतर का जिप्सी कोड़े मार मार कर मुझे धकेलने लगता है। और फिर यात्रा शुरू। कभी आप आगे के बारे में सोचते हैं, जैसे 10 साल बाद की बात, जब न इस तरह घूमना संभव होगा और न कोई 2 बात करने पूछने वाला रह जाएगा। शायद तब किसी के पास इतना समय भी नहीं होगा कि 1 मिनट आपके लिए थम ही जाए। मैं उसे आतंकित कर देना चाहती हूँ। वह जान ले कि ऐसे जिंदगी का एक पहलू यह भी है। कभी कभी ख्याल जरूर आता है, पर आगे के बारे में मैं ज्यादा सोच नहीं पाता। क्यों? क्या बूढ़े हो गए? आगे से मुंह मोड़कर पीछे देखना तो बूढ़ों का काम है। वह खिलखिलाकर हंसने लगा। मुझे हर बार ऐसा लगता है मानो मेरी सारी सतर्कता के बावजूद वह मेरे भीतर उठने बैठने वाली हर भाव को पढ़ रहा है। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। नहीं, मैं पीछे भी नहीं देखता, केवल सामने देखता हूं। और शायद वह युद्ध की निशानी है। वार खाली जाने की झल्लाहट जरूर मेरे मुंह पर आ गई होगी। मैं चाहूं तो भी यह भटकन समाप्त नहीं होगी। आखिर उसने शाप भी तो बड़े सच्चे मन से दिया था। मेरी आंखों में प्रश्नवाचक भाव तैर आया तो फिर एक और प्रेम प्रसंग खुल पड़ा। यूनिवर्सिटी की सड़कें, हॉस्टल के बंधन, यह सारा माहौल उस प्रसंग के साथ भी जुड़े हुए थे। अमेरिकी पत्नी की अपेक्षा इस प्रसंग में प्रेम की ऊष्मा भी ज्यादा थी और टूटने की व्यथा भी। एकाएक मुझे लगा यह मुझसे मिलने नहीं आया है, मेरे माध्यम से अपने अतीत के उस टुकड़े को दोहराने आया है। मेरा अहम बुरी तरह तिलमिला गया। मुझसे कोई भी मिले यह मुझे मंजूर है, पर यो मात्र माध्यम की तरह। उसका रोकना, उसका शाप, आज भी सब कुछ याद है। भावुकता की ये बातें करते समय उसकी सारी चुस्ती, सारी स्मार्टनेस जैसे गल गई और वह बड़ा दयनीय और बड़ा साधारण सा लगने लगा। अब वह कहाँ है? कुछ रुखाई से मैंने पूछा। उसने शादी कर ली, खूब प्रसन्न है। मुझे बुलाकर अपना सुख, अपना वैभव और अपनी प्रसन्नता दिखा भी दी। और आपकी पत्नी? संबंध टूटने के साल भर बाद तक तो उससे संपर्क रहा था। उन दिनों वह अपने किसी अफेयर में व्यस्त थी। हो सकता है अब तक उसने शादी भी कर ली हो या किसी नए अफेयर में व्यस्त हो गई हो। मेरी तिलमिलाहट एक क्रूर आनंद में बदल गई। लगा जैसे मेरे भी सारी बदले इन औरतों ने चुका दिए। तो सब ओर से हारे पिटे ये यहाँ आई है मेरे दायरे तोड़ने, और मेरा मन इसके भीतर का सब कुछ जान लेने को अकुलाने लगा। यह सिर्फ एक नाटक है या कि इसके पीछे एक हारे हुए मन की कहीं टिक बैठने की आकांक्षा? पर कहीं से भी तो यह हारा पिटा नहीं लगता। क्या टूटे संबंध इसे कहीं से भी नहीं तोड़ते? क्या मन की टूटन से यूं असंपृक्त रहा जा सकता है? इस बार जाऊंगा तो जरूर मिलूंगा उससे। अब मिलना शायद अच्छा ही लगेगा। आप वापस कब जाएंगे? स्वर में आई उत्सुकता को भरसक दबाते हुए मैंने कुछ ऐसी लापरवाही से पूछा मानो इसके उत्तर से मेरा कोई संबंध ही ना हो। परसों यहाँ से कलकत्ते जाऊंगा और वहां से फिर 15 को मास्को के लिए उड़ना है। एक क्षण को मैं जैसे हवा में लटक आई। लगा थोड़ी देर पहले जो दयनीयता और कातरता उसके चेहरे पर उभर आई थी वह मेरे चेहरे पर पुत गई है और वह बैठा वैसे ही हंस रहा है, सहज, मुक्त और निर्द्वंद्व। लगा मैं फिर चली गई हूं अपनी सारी सावधानी के बावजूद। एकाएक मन सुलगने लगा। तब ये यहां करने क्या आया है? किससे सुना सुनाकर मन हल्का करने के लिए मैं ही मिली थी इसे? घनिष्ठता क्या, बिना परिचय के भी जो किसी को अपना सब कुछ बता सकता है उसके लिए तो माध्यम कोई भी हो सकता था। वह फिर चहकने लगा था। नई नई जगह, नए नए अनुभवों को पाने का कौतूहल भरा उत्साह उसके चेहरे पर थिरक रहा था।
पर उसके बाद उसकी बातें, उसकी उपस्थिति, बात करने का उसका नाटकीय अंदाज, सब कुछ मेरे लिए निरर्थक हो उठा, स्वादहीन और बेमतलब। बल्कि उसका होना भर मुझे भारी लगने लगा। मन हुआ उठकर बुरी तरह झिड़क दूं, पर किस बात पर? आखिर उसने किया क्या है, यही समझ नहीं आ रहा था। तुम हर संबंध में भविष्य की संभावना खोजती हो, इसीलिए वर्तमान को भी नहीं भोग पाती। एक बार मृणाल दी के पति ने कहा था, तो लड़ने लड़ने को मन हो आया था। जब भी मैं वहां जाती हूँ तो बड़े दुलार से मेरे हाथ अपनी दोनों हथेलियों में लेकर सहलाएंगे, बाह दबाएंगे। जरा सा इशारा करूं तो मृणाल दी से छिपकर कॉफी पिलाने भी ले जाएंगे। कई बार ऐसा संकेत कर चुके हैं। कुछ और डील दूं तो और भी आगे बढ़ सकते हैं, पर उसी सीमा तक जहां किसी चीज का रिस्क न लेना पड़े। उनका सब कुछ सहज और सुरक्षित रहे। वे जानते हैं कि उन्हें सिर्फ पाना ही है, जो भी मिल जाए, खोना तो कुछ है नहीं। और मैं भी जानती हूं कि मुझे पाना कुछ नहीं है। आधुनिकता के नाम पर कैसी कैसी सुररी ये लोग झाड़ते हैं। मैं पत्र लिखूं या नगा तो जवाब देंगी ना? नहीं, हमें नहीं आता पत्र वत्र लिखना। खींच भरी स्वर में मैंने कहा, एक यही तो रह गए हैं पत्र लिखने के लिए। इस आदमी के लिए व्यक्तियों और संबंधों का महत्व ही क्या है, सिवाय इसके कि एक किस्सा सुनाने को मिल जाए उसमें से। अब विदेश में किसी औरत के साथ शराब पीते हुए या कौन जाने किसी की बगल में लेटे लेटे सुनाएंगे। हिंदुस्तान की लड़कियां यहाँ की तरह नहीं होती, न जाने कितने संस्कारों में बंधी, दायरों में घिरी। उस समय भी मेरा नाम इसकी जीभ पर भले ही हो, मैं इसके दिमाग में कहीं नहीं होंगी। बस कुछ न कुछ निरंतर बोलते जाने की हविस से ही वह बोलता चला जाएगा। अच्छा, पत्र लिखना नहीं आता तो खाली कागज ही भेज दीजिए, मैं उसी से सब समझ लूंगा। जाते जाते कैसे लटके बघार रहा है, फिल्मी डायलॉग। अब सचमुच मेरा धैर्य जवाब देने लगा था और मन हो रहा था मैं सामने बैठे इस आदमी को फटकार दूं। तभी चपरासी ने आकर जैसे मेरा उद्धार कर दिया। मैंने बताया, 8 बजे के बाद यहां पुरुष कमरे में नहीं रह सकते, प्राध्यापिकाओं के लिए भी इतने बंधन। और वह हंसने लगा तो मैं भीतर ही भीतर बुरी तरह कुढ़ गई। हाँ, और नहीं तो क्या, यह अमेरिका नहीं है। मन ही मन कहा, अमेरिका की दुम कहीं कहा। मैं एक क्षण को भी यह नहीं बताना चाहती थी कि परसों ही उसके जाने की बात सुनकर मैं विचलित हो गई हूं, या कि उसे लेकर बड़े सहज कदमों में मैं उसके साथ नीचे फाटक तक गई। यहां कोई खाली टैक्सी नहीं मिलेगी। मेरा इतना कह देने के बावजूद वह टैक्सी की प्रतीक्षा का बहाना लेकर खड़ा बातें करने लगा। मान लीजिए कभी एक दिन आपके दरवाजे पर खटखट हो, आप खोलें और देखें कि मैं खड़ा हूं, तो कैसा लगेगा? हाथ धूल लगेगा। क्यों अब भी नाटक किए जा रहे हो? क्या मतलब है इन सब बातों का? कहने को मैं भी कह दूं। दरवाजा खुले और आप देखें कि कोई और चेहरा झांक कर बता रहा है कि मिताली तो शादी करके चली गई, तो आपको कैसा लगेगा? फिर ख्याल आया, इसे लगना ही क्या है, उसी के साथ बैठ जाएगा और मेरा किस्सा ऐसी आत्मीयता के साथ बताएगा जैसे वह कोई इसकी अंतरंग हो। पर मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस गुमसुम खड़ी रही। लगता है टैक्सी तो यहाँ मिलेगी नहीं, मुझे मेन रोड तक जाना होगा। उसने कंधी उचकाए, फिर बड़ी अदा के हाथ जोड़कर, होठों पर ढेर सारी मुस्कान और चेहरे पर आत्मीयता पोतकर कहा, इस आते जाते यायावर का नमस्कार। मैं चाहकर भी मुस्कुरा न पाई, बस यंत्रवत हाथ जोड़ दिए। वह मुड़ गया। जैसे सहज और सधी कदमों से वह चल रहा था, उसे लगा न इन 2 दिनों का सब कुछ झाड़ पोंछ कर वह इस फाटक पर ही छोड़ गया है और बेहद हल्का होकर जा रहा है, हल्का और निर्द्वंद्व। सच पूछे तो इन 2 दिनों में आखिर हुआ ही क्या है? पर मैं हूं कि इस न कुछ हुए को भी अब न जाने कितने दिनों तक गुनती बुनती रहूंगी। फिर एकाएक रमला पर खी जाने लगी, पता नहीं किस किस से मिला देती है। उसके घर कोई भी आए मुझे जरूर बुलाएगी। बड़ी गार्जियन बनी फिरती है। निरंतर दूर होती हुई उसकी आकृति धुंधली हुई, थरथराई और फिर लुढ़क गई। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वह पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुए और परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इस एकरसता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। यूं
हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे, पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वे उनके वियोग के 11 महीने काट दें। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में काम कर रही हो। आजकल सोमा बुआ के पति आए हैं और अभी अभी कुछ कहा सुनी होकर चुकी है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय होती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हीं नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी की न्योता था। मैं तो जानती थी कि यह पैसे का गरूर है कि मुंडन पर सारी बिरादरी को न्योता है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई। हुआ भी वही। और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। एक कामगत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट खोल गया और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे न पड़े। उसी समय मैदा सानकर नए गुलाब जामुन बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। कहने लगे, अम्मा तुम ना होती तो आज भद्द उड़ जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। यह तो आजकल इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूं तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता, और फिर कल किशोरी के यहां से बुलावा नहीं आया। अरे मैं तो कहूं कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी मां से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूं भट्टी और भंडार घर सौंपते। पर उन्हें अब कौन समझावे। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर होकर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अरे रोती क्यों हो बुआ? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सुनने को तो सुनती ही हूं, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं, सो तू ही बता राधा। ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूं कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ रखो, सो तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म ये ही लूटेंगे, सारा जस ये ही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं तो वह भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाई तुम चली गई। बेचारी इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। फिर घर वालों का कैसा बुलाना? मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाऊं। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। और वे हिचकियां लेने लगी। सूखे पापड़ों को बटोरते बटोरते स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा,
तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई। लो अब चुप हो, पापड़ भून कर लाती हो, खाकर बताना कैसा है। और वह साड़ी समेटकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यही आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनकी समधी यहां आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूं। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधिन ठहरी, संबंध में न रहे कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली, है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देखकर आई हूं। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे एकदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तो अपनी आंखों से देखकर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल की फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चली पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूं। अब कुछ बनने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा, जेवर, कपड़ा या श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीजें? मैं तो कुछ भी नहीं समझू री। जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले आना, बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले कि रुपये कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए, कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से तो बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उनके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वह अंगूठी आंचल में बांध ली। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू? आए भी कहां से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें तो 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले, और मैं खाली हाथ जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो ना जाऊं। सो ही अच्छा, तो जाओ ही मत। चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जावे, इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक ही उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहां जाना है, जेवर नहीं तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अत्यंत लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो?
लेकिन दूसरे क्षण ही अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गईं और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके रखे फिरी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधीन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ झंझी नहीं। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है। इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेज पोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे और उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़ी ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिन बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है। और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई। गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा। कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3। सर्दी में तो दिन का पता नहीं लगता। बजे 3 ही है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि यह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे है। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कान रह रहकर धूप में चमक जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों की चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपनी एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने लगी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।